गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज विवेक सिंह फ्रॉम मानस डिफेंस एकेडमी। तो पास्ट कुछ दिन से हम इस बार के जो मैथ्स का पेपर आया था एनडी का वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो वी हैव सॉल्व टिल क्वेश्चन नंबर 46। चलो आगे करते हैं 47 से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक आपको टेबल दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई। ठीक है, अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से करेंगे ना, दिस क्वेश्चन विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम लगेगा। हम इसको शॉर्ट में करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो समेशन पूछा जा रहा है वो आई कहाँ तक पूछा जा रहा है, एन तक पूछा जा रहा है। मान लो उसमें एन ऑब्जर्वेशन है, एन तक पूछा जा रहा है। और यहाँ देखो ये एक्स आई का वैल्यू है, ये आपका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है। ठीक है, तो हम इसको वैसा नहीं करेंगे, वैसे करेंगे तो बताओ कैसे करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस करो और फिर सॉल्व करो, एंड दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। वो आपका एजीपी का क्वेश्चन है, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वैसा हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ एन की वैल्यू हम कुछ ले लेते हैं। मान लो मैं एन की वैल्यू यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, n2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं 2 लूंगा तो इसका मतलब मेरा i का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, 1 से लेकर 2 तक जाएगा, xi fi। ठीक है, तो मतलब सिर्फ दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस करना है। मतलब क्या, यहां पर हमें करना है x1 इंटू f1 प्लस x2 इंटू f2, बस यही दो चीज करना है आपको। तो ये x1 है, ये x2 है, ये f1 है, ये f2 है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर -1 का मतलब 1/2 कैंसिल हो जाएगा यार, 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। तो जब मैंने यहां पर n का वैल्यू 2 रखा तो मेरा इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो 2 आ रहा है। अब करना क्या है, ऑप्शन में भी जहां जहां n लिखा हुआ है वहां पर 2 रख दो। ठीक है, ऑप्शन में भी जहां जहां n लिखा वहां 2 रख दो, जिस ऑप्शन में ये 2 आ जाए वही मेरा आंसर होगा। तो जैसे देखते हैं पहले वाला ऑप्शन, यहाँ पर n की वैल्यू 2 रख दो, कितना आएगा, ये अगर 2 की पावर 3 माइनस का 2 प्लस का 2 एंड डिवाइड बाय 2 की पावर 2 माइनस 1 विच इज 1, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना है, 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 4। नहीं, ये तो नहीं है। सेकंड वाला में देखते हैं, यहाँ पर अगर 2 की पावर 3 माइनस का 2 माइनस को 2 डिवाइड बाय 2 की पावर 2 माइनस 1 विच इज 1, यार 8 माइनस 4 डिवाइड बाय 2, 4 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2। हाँ, इसमें 2 आ रहा है जो हमें चाहिए था, तो सिंपल मेरा आंसर बी होगा, खत्म बात। ठीक है, वैसे ही इसका एक और एक पार्ट है, वो देखते हैं हम। सेकंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मीन क्या होगा, तो मीन आपको जैसे पता है, यहीं पे कर लेते हैं। तो मीन क्या होता है, मीन आपको पता है कि फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई, पता तो होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ मीन। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई तो हम पहले से निकाल चुके हैं 2 ऑब्जर्वेशन के लिए, बस आपको उसको डिवाइड करना है समेशन ऑफ एफ आई से, फ्रीक्वेंसी के सम से। ठीक है, तो वो कैसे होगा, अगर मान लो फिर से मैं n की वैल्यू 2 ले लेता हूं, n की वैल्यू 2 लेता हूं, तो इस वाले का आंसर आपका 2 आएगा। और फिर नीचे वाले का आंसर क्या होगा, नीचे वाले में हमें इन दोनों फ्रीक्वेंसी को प्लस करना पड़ेगा। तो उस केस में कितना आएगा, तो अगर मैं f1 प्लस f2 करूंगा तो ये आएगा 1 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 3/2। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3/2 विच इज इक्वल टू 4/3। याद रखना मेरा 4/3 आ रहा है। अब ऑप्शन को देखते हैं, लेट्स गो टू ऑप्शन। तो मेरा आंसर आया था 4/3। ठीक है, अब n की वैल्यू 2 रखते हैं, तो n की वैल्यू 2 रखते हैं, यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा 2 की पावर 3 माइनस का 2 प्लस का 2 डिवाइड बाय 2 की पावर 2 माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 8। और ये 4 माइनस 1 दिस इज 8/3, नहीं ये तो नहीं है। यहाँ रखते हैं 2 की पावर, ये होगा 2 की पावर 3 माइनस का 2 डिवाइड बाय 2 की पावर n माइनस 1 विच इज 2 की पावर 2 माइनस 1। ये अगर 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, और ये हो जाएगा 2 की पावर दैट इज 1 2, नहीं यहां देखते हैं, ये आएगा 2 की पावर 3 माइनस का 2 डिवाइड बाय 2 की पावर 2 एंड माइनस का 1, ऊपर फिर से 4 आएगा और इस बार नीचे 3 आ जाएगा, 4/3। तो बस मेरा सी ऑप्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन था बहुत डिफिकल्ट, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ n का वैल्यू खुद अपने मर्जी से सब्स्टिट्यूट कर दिया 2, तो ये बहुत मजे से सॉल्व हो गया और 5 मार्क्स हमें आराम से मिल जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 49। अगेन ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन ए स्टैट्स टेस्ट इज 24, 47, यहाँ तक लिखा हुआ है, 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स लिखा हुआ है।
पूछा जा रहा है उसका मीन डेविएशन निकालो सबसे लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशंस का, सबसे बड़े 5 ऑब्जर्वेशन का। एक बार पहले इसको अरेंज कर देखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है 15, उसके बाद में 18, उसके बाद 19, देन कम्स 21, 24, 24 के बाद में आई थिंक 35, 35, देन अच्छा 35 से पहले 32, देन 35, 35, then comes 41, then 47 and 50, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा 10 ऑब्जर्वेशन हो गए। हमें लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन का मीन डेविएशन निकालना है, 1 2 3 4 5 इनका निकालना है मीन डेविएशन। ओके चलो मीन डेविएशन निकालते हैं। तो मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, पहले आपको टेबल बनाना पड़ेगा। पहले x लिखो, x क्या है, यही वाली वैल्यूज हैं 32, 35, then comes 41, then comes 47, then comes 50। ओके मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला, अब यहाँ पर मीन डेविएशन किसके अबाउट लिखा है ये तो बताया नहीं गया, हम एज्यूम करते हैं ये मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार। ए होता है, ए को हम x बार मान लेते हैं, मान लो ये मीन है, लिखा नहीं हुआ कुछ भी, एंड होल डिवाइड बाय n होता है ये फॉर्मूला। ठीक है ना, यही यूज करेंगे। तो उससे पहले हमें क्या x बार निकालना पड़ेगा, x बार का मतलब क्या होता है मीन। मीन कैसे निकालेंगे, तो मीन का सिंपल फॉर्मूला है समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n। समेशन ऑफ x मतलब इनको प्लस करो, तो समेशन ऑफ x जो आएगा प्लस करते हैं, ये 7, 7 प्लस 1 इज 8, 8 प्लस 7 इज 15, कैरी ओवर 1, 6 7 11 15 20, 205, दिस विल गिव मी 205 डिवाइड बाय 5, यहाँ से काटेंगे ये मीन जो कि है x बार, दिस विल गिव मी 41। ठीक है, ये हो गया। फिर हमें क्या चाहिए, x माइनस एक्स बार, x माइनस ये x बार विच इज 41। x की वैल्यू उठाते हैं और रखते हैं यहाँ पर, 32 माइनस 41, दिस विल बी माइनस 9, ये कितना होगा माइनस का 6, ये हो जाएगा 0, दिस इज 6 एंड देन गिव मी 9। फिर इस पूरा चीज का आपको मॉड निकालना है, तो मॉड ऑफ x माइनस 41, तो ये 9 होगा, ये 6 होगा, ये 0 होगा, ये 6 होगा, ये 9 होगा। तो ये भी कर लिया। उसके बाद इसका सम, समेशन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 41 इज इक्वल टू, प्लस करेंगे तो 15, 15 प्लस 15 इज 30, बस की वैल्यू रख दो, तो यहाँ आएगा 30 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, और इसे काटेंगे तो क्या दे देगा आपको, 6 दे देगा, 6 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। ओके तो ये पहला पार्ट तो बहुत इजी था, याद रखना है 32, 35, 41। चलो ये 30s वाले 30, 35, 41, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट पूछा गया इसका वेरिएंस क्या होगा, चलो उसी स्क्रीन में निकालते हैं वेरिएंस, सेम स्क्रीन में। तो वेरिएंस इज अच्छा कितनी ऑब्जर्वेशन का एक देख लेते हैं फिर से। यहां पूछा गया वेरिएंस ऑफ लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन, तो वही वाले, तो लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन जो थे हमारे, दैट वाज 32, देन 35, देन इट वाज 41, फिर 47 एंड इट वाज 50। ठीक है, इसका वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो वेरिएंस इज इक्वल टू, मैं वैर लिख रहा हूं शॉर्ट में, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एंड होल डिवाइड बाय n। तो फिर से आपको x बार चाहिए होगा, ठीक है, तो x बार आई थिंक मैंने x बार उस समय पर 41 फाइंड किया था, तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, x माइनस एक्स बार, मतलब x माइनस 41, ये पहले भी निकाल चुके थे लेकिन रब हो गया, तो फिर से दोबारा फिर से, ये माइनस 9, दिस विल गिव यू माइनस 6, दिस विल गिव यू 0, देन आएगा 6, फिर आएगा आपका 9, फिर इस वाले एक चीज का होल स्क्वायर, तो x माइनस 41 का होल स्क्वायर करेंगे, तो दैट विल गिव मी 9 9 is 81, 6 6 are 36, this is 0, 6 is 36, 9 9 are 81। ठीक है, ये भी हो गया। फिर इसका सम करना है, ओके चलिए सम करते हैं, समेशन ऑफ x माइनस 41 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सम करेंगे तो दिस विल गिव मी 81 प्लस 36 783 प्लस करेंगे, यहाँ पर आएगा आपका 11, और इसका डबल कर दो फिर नीचे में वही है, तो दैट विल गिव मी 234।
दिस इज 234। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को हम डंप करेंगे तो वेरिएंस इज इक्वल टू 234 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस व्हिच इज 5। 5 ऑब्जर्वेशन है। करना कैसे है, ऊपर 2 मल्टीप्लाई करो, नीचे 2 मल्टीप्लाई करो। दिस इज 468 डिवाइड बाय 10 व्हिच इज 46.8। ठीक है, मेरा आंसर आया कितना, 46.8। एक बार चेक कर लेते हैं। तो आंसर इज 46.8 जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next question is what is the number of different matrices each having 4 entries that can be formed using 1 2 3 4 repetition is allowed। बोल रहे ऐसे कितने अलग अलग मैट्रिसेस बनेंगे जिसमें 4 एंट्रीज होनी चाहिए, मतलब 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, और वो चारों एलिमेंट्स 1 2 3 4 को यूज करना है अगर रिपीटिशन अलाउड है। ठीक है, तो अगर कोई भी 4 एंट्री वाला है मैट्रिसेस तो किस ऑर्डर का होगा, एक होगा 1 into 4 का, दूसरा होगा 2 into 2 का, तीसरा होगा 4 into 1 का। ठीक, चलो एक पहले फोकस करते हैं इस चीज पर, 1 into 4 वाला। तो 1 into 4 वाला जो मैट्रिसेस है आपको पता है उसमें 4 कॉलम्स होंगे, एक रो होगा 4 कॉलम होगा उसमें। अब बोलोगे इस प्लेस को फिल करने के कितने वेज होंगे, तो जैसे लिखा कि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है तो फर्स्ट प्लेस में ये 1 2 3 4 में कोई भी आ सकता है, तो ये 4 वे से होगा, ये भी 4 वे से होगा, ये भी 4 वे से होगा, ये भी 4 वे से होगा। तो in how many ways can you fill this first matrices, the 4 into 4 into 4 into 4 which is equal to 4 into 4 into 4 into 4 कितना आएगा, 4 4 16 16 16 256। तो एक के लिए 256 है तो 3 के लिए कितना होगा, बाकी के लिए तो नहीं आएगा ना। अगर मैं 2 into 2 करूं तो ये ऐसा बनेगा, ये भी ना 4 4 4 4 यही तो होगा। तो बस क्या करना है, 256 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 256 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 3 18 1 5 3 15 16 1 3 2 6 768। आंसर इज 768। ओके, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52। लेट a is equal to x belongs to real number और x की वैल्यू -1 से +1 है। पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा बाइजेक्टिव फंक्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम a टू इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो सेट है वो a से लेकर a के बीच में है और यहाँ पर जो वैल्यूज है वो x का वो -1 से +1 है, मतलब इसमें पॉइंट वाला भी है लेकिन -1 +1 इंक्लूड नहीं किया गया है। ओके, इसके बीच में एक फंक्शन है f। तो पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब जो 1 1 भी होगा ऑन 2 भी होगा। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका क्या है ना, सबसे आसान तरीका है कि इसका ग्राफ बना लो। x इंटू मॉड x सबको पता होगा इसका ग्राफ। अगर मैं यहाँ पर x पॉजिटिव रखूंगा, अगर मेरा x ग्रेटर देन 0 होगा तो उसके इसमें मॉड x x बन जाता है, तो फिर ये वाला जो फंक्शन हो जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा x स्क्वायर में। ठीक है, अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं, अगर मेरा x लेस देन 0 है, मॉड का पता होगा ना डेफिनेशन, मॉड x मेरा होता है +x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉड x होता है मेरा -x जब x इज लेस देन 0। बस वही फंडा यूज करना है। तो अगर मेरा x लेस देन 0 है तो मॉड x बन जाएगा आपका माइनस का x, तो उस केस मेरा फंक्शन क्या होगा, x इंटू -x विच इज माइनस का x2। जब इसका ग्राफ बनाओगे ना तो ग्राफ ऐसा बनेगा, कुछ x³ टाइप का कुछ ऐसा बनेगा, दोनों को कंबाइन कर दोगे तो। ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, अदरवाइज टाइम वेस्ट हो रहा क्योंकि हमें बहुत क्वेश्चंस करना है। तो ये ग्राफ बनेगा आपका किसका, f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू मॉड x का। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन में कैसे करेंगे, 1 1 फंक्शन फाइंड करने का बहुत इजी तरीका है कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ। हॉरिजॉन्टल लाइन, तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को सिर्फ अगर एक ही पॉइंट पर कट करेगा, सिर्फ एक पॉइंट पर कट करेगा तो वो फंक्शन 1 1 फंक्शन होता है। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे भी बनाऊं, वो इस ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है तो ये 1 1 है। शॉर्टकट तरीका। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ऑन टू के लिए हम वो फंडा यूज करेंगे कि जो रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल हो जाए, रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए तो मेरा वो क्या हो जाएगा आपका, रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल हो जाए तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है ना, तो जैसे लिखा हुआ ये जो फंक्शन है a से लेकर a है और यहाँ वैल्यूज कहाँ है, -1 से लेकर +1 है। ठीक है,
तो ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा रेंज का काम करेगा, ये मेरा को डोमेन का काम करेगा। तो को डोमेन इज व्हाट, ये वाला चीज -1 से लेकर +1, यही है ना। अब हम मुझे रेंज निकालना है। रेंज कैसे निकालेंगे, आप देखो यहाँ पर कि मेरा फंक्शन था, मैंने बोला था f(x) मेरा x² होगा। कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये होगा माइनस का x² जब x का वैल्यू लेस देन 0 है, ये बताया था मैंने। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो अगर x मेरा पॉजिटिव है या 0 है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, x मेरा अगर नेगेटिव है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, इतना दिमाग में रखो। अब x की वैल्यू कहां से कहां है, x की वैल्यू है -1 से लेकर +1। अब ये सोचो -1 से लेकर +1, पहले हम नेगेटिव पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, नेगेटिव वाला। तो देखो मेरा x का वैल्यू है -1 से लेकर +1, तो मैं अब पहले वैल्यू ले रहा हूं सिर्फ -1 से लेकर 0 के बीच में दे रहा हूं x का वैल्यू। अगर x का वैल्यू -1 से लेकर 0 के बीच में रखते हैं तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो f(x) मेरा क्या हो जाएगा, ये होगा -x²। तो अगर आप x का वैल्यू -1 से 0 है, x का वैल्यू -1 से लेकर 0 है, तो x² का वैल्यू कहां से कहां होगा, तो x² का वैल्यू होगा 0 का स्क्वायर 0 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू जाएगा 0 से लेकर 1। तो फिर -x² का वैल्यू कहां से कहां होगा, तो -x² का वैल्यू होगा, आप यहाँ माइनस लगाओगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस लगाओगे तो -1 होगा, तो ये होगा -1 से लेकर 0। तो इसका मतलब मेरे ये जो y है, f(x) का मतलब y का वैल्यू वेरी करेगा -1 से लेकर 0। ये इस वाले केस का रेंज है, इस वाले केस का रेंज है, आउटपुट है। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं, x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में, उस केस में मेरा आउटपुट क्या होगा। तो जब मेरा x का वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा है तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो f(x) = x² लिखेंगे। ठीक है, हम इस केस में x की वैल्यू ले रहे हैं 0 से लेकर 1 के बीच में, लेकिन हमें x² का चाहिए वैल्यू क्या होगा। तो फिर से अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो 0 का स्क्वायर 0 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा। x² क्या है, ये f(x) है, f(x) का मतलब y है, तो y की वैल्यू कहां से कहां हो रही है, 0 से लेकर 1, मतलब y वेरी कर रहा है क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर 1, ये इसका आउटपुट है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आउटपुट क्या था, फर्स्ट वाले का आउटपुट था -1 से लेकर 0, सेकंड वाले का आउटपुट क्या है, 0 से लेकर 1। अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं तो ये क्या आएगा, -1 से लेकर +1 आएगा। ये क्या है, ये एक्चुअली इस फंक्शन का रेंज है। तो रेंज है -1 से +1 और को डोमेन भी मेरा है -1 से +1 जो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। इतना टफ क्वेश्चन है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाली पार्ट में, cos πx। इसके लिए भी आपको ग्राफ आना चाहिए, तो जल्दी से मैं बताता हूं क्या करना क्या है। दिस इज अ टफ क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज देखना पड़ेगा आपको। ओके, फॉर द सेकंड पार्ट, हाँ सेकंड पार्ट मेरा है gx = cos πs। अच्छा, पहले तो 1 मेरा आ गया आंसर, तो जो नाइदर 1 नॉट 2 बोलेगा वो तो होगा नहीं, इसको तो दिखना नहीं है। 2 ओनली भी होगा नहीं, या तो ये होगा या तो ये होगा, हमें चेक करना है। चलिए cos πx का ग्राफ बनाते हैं। तो cos x का ग्राफ आपको पता है, cos x का ग्राफ इस टाइप से जाता है, दिस इज 0, दिस इज माई π/2, ये मेरा होता है पाई, दिस इज माइनस का π/2 और ये होगा मेरा माइनस का पाई। ये किसका ग्राफ बनाया मैंने, ये बनाया gx = cos x का, लेकिन मुझे ग्राफ चाहिए cos ऑफ πx का, cos ऑफ πx का। तो क्या करेंगे इसमें, अगर cos πx का ग्राफ बनाना है तो ये जो मैं x एक्सिस के ऊपर जो जो नंबर लिख रहा हूं, ये सारे नंबर, इसको पाई से डिवाइड कर दो। ये सब क्या कैसे समझ में आया, ये सब ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में समझाया जाता है। बस अब जान लो पाई से डिवाइड करना है, जो मल्टीप्लाई एक्स के साथ में उसी से डिवाइड कर दो आप। तो मैं जब डिवाइड करूंगा तो ग्राफ का शेप तो वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ का शेप तो वही रहेगा। बस अगर इसको पाई से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा -1, ये तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0, माइनस π/2 को डिवाइड करेंगे तो -1/2, ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा आपका 1। अच्छा, मेरा डोमेन कहां से कहां है, सिर्फ डोमेन है -1 से +1 और कहीं नहीं दिखना है।
तो मतलब मुझे सिर्फ -1 यहां से लेकर 1 तक देखना है, यहां तक देखना है, ठीक है। मतलब मुझे सिर्फ इस वाले पोर्शन से ही मतलब है, ओके। तो -1 से लेकर +1 के बीच में पहले तुमसे पूछूं क्या ये 1 1 फंक्शन है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? तो मैंने बताया था अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। 1 1 नहीं होगा तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, तो इसका मतलब इसका आंसर है 1 ओनली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, let R be a relation on the open interval -1 से +1 and is given by R equal to x, y such that mod of x plus y is less than 2। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो मेरा रिलेशन है वो -1 से +1 है, ठीक है। तो इसका मतलब जो मेरा डोमेन है वो -1 से +1 है और रेंज भी -1 से +1 है। इसको ऐसे लिख लेते हैं कि x की वैल्यू -1 से +1 है। तो हम क्या ये भी बोल सकते हैं कि अब जो मॉड ऑफ x है उसका वैल्यू 1 से कम होगा। पता है ना, अगर मॉड ऑफ x अगर 1 से कम होता है तो x की वैल्यू कहां से कहां होती है? -1 से +1, मॉडुलस इनइक्वालिटी। अब हमें देखना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या है, जब करते हैं, ठीक है। तो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा कि करना क्या होता है, x को तो x छोड़ दो, y को x से रिप्लेस कर दो। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस x का मॉडुलस इज लेस देन 2, तो 2x का मॉडुलस इज लेस देन 2, इसको ऐसे लिख लो अलग अलग, 2 का मॉड इनटू मॉड ऑफ x लेस देन 2, 2 का मॉड तो 2 ही होगा ना, 2 काट दो, तो मॉड ऑफ x इज लेस देन 1। क्या मॉड ऑफ x लेस देन 1 ट्रू है? क्या ये तो लिखा ही हुआ है, ट्रू है, मतलब रिफ्लेक्सिव है। तो जो रिफ्लेक्सिव वाला है वो तो होगा ही, रिफ्लेक्सिव ये है। अच्छा, मतलब सब में हो सकता है। नेक्स्ट लेते हैं सिमेट्रिक तो और भी ऐसी है। सिमेट्रिक में पहले जो कंडीशन है वो लिख लो कि अगर मॉड ऑफ x प्लस वाई लेस देन 2 है, इसको ट्रू मानते हैं। हमें चेक करना है क्या इसका उल्टा वाला भी ट्रू है क्या। उल्टा वाला ट्रू का मतलब x और y को आपस में रिप्लेस कर दो। तो पूछा जा रहा क्या y प्लस x का मॉड भी लेस देन 2 होगा क्या? ये तो होगा है ना। x प्लस वाई का मॉड अगर लेस देन 2 है तो y प्लस x का मॉड भी लेस देन 2 होगा। उससे क्या फर्क पड़ता है, मॉड के अंदर ही तो इंटरचेंज हो रहा है, बाहर थोड़ी आ रहा है। तो a प्लस बी बोलो या b प्लस ए बोलो, एक ही बात है। तो दिस इज ट्रू, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी होगा। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट नाइदर सिमेट्रिक, ये तो नहीं होगा। अच्छा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये भी नहीं होगा। बस बी और डी में है। ट्रांजिटिव देखना पड़ेगा। ट्रांजिटिव में क्या करेंगे बच्चों, पहले हम लिखते हैं x प्लस वाई इज लेस देन 2, इसको हम ट्रू मानते हैं। फिर y और z लेते हैं, मॉड ऑफ y प्लस z, ये भी लेस देन 2 है, ये भी ट्रू होगा। और हमें क्या चेक करना है, क्या मॉड ऑफ x प्लस z लेस देन 2 होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर x प्लस वाई का मॉड लेस देन 2 है, y प्लस z का मॉड भी लेस देन 2 है, तो क्या x प्लस z का मॉड भी लेस देन 2 होगा या नहीं होगा, ये पूछा जा रहा है। तो जैसे सिंपल एग्जांपल के थ्रू अगर मैं x की वैल्यू ले लेता हूं, याद रखना x का वैल्यू -1 से +1 के बीच में है, इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अगर लेट सपोज मैं x ले लेता हूं 0 और y ले लेता हूं 0.5, तो अगर मैं इन दो वैल्यू को यहां रखूंगा तो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि 0 प्लस 0.5 0.5 आएगा, उसका मॉडुलस हमेशा 2 से कम ही होगा, ठीक है ना। अच्छा, लेट सपोज मैं z ले लेता हूं अगेन 0.6 ले लेता हूं, y की वैल्यू 0.5 और z की वैल्यू 0.6, इनको प्लस करने पर कितना आएगा 1.1। 1.1 का मॉडुलस क्या 2 से कम होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। तो अगर मैं ये सारा वैल्यू ले रहा हूं तो ये दो ट्रू हो रहा है। अगर इन्हीं वैल्यू को मैं यहां पर रखूंगा तो ये क्या ट्रू होगा क्या? x अगर मैं 0 रखूं और z रखूं 0.6, तो इनको प्लस करने से कितना आएगा 0.6 का मॉडुलस क्या 2 से कम होगा? बिल्कुल होगा। तो कोई बच्चा बोलेगा सर आप तो हर केस में अपनी तरफ से वैल्यू रख रहे हो, ठीक है, कुछ ऐसा वैल्यू रखो जिससे ये दो ट्रू हो जाए, ये फॉल्स हो जाए। तो क्या ऐसा कुछ वैल्यू है XYZ का जिसे पहला दो कंडीशन ट्रू हो जाए और आखिरी वाला फॉल्स हो जाए? ऐसा हो सकता है क्या कुछ वैल्यू? तो कोई बोलेगा सर ना एक्सट्रीम वैल्यूज रखो, जैसे कोई बोलेगा सर x1 रख दो और z2 रख दो। बच्चे हम x1 और y1 नहीं रख सकते हैं क्योंकि 1 इंक्लूड है ही नहीं, उसी से -1 भी इंक्लूड नहीं है। तो अगर मैं एक्सट्रीम वैल्यूज ले रहा हूं, बिल्कुल साइड का वैल्यू ले रहा हूं,
तो ऐसा हो सकता है कि मान लो मैं x का वैल्यू -0.9 रख रहा हूं, ठीक है, और z का वैल्यू भी -0.9 रख रहा हूं, तो ये कितना आएगा, ये भी आएगा माइनस का 1.8 और उसका मॉडुलस करेंगे ये 1.8 आएगा, ये भी 2 से कम आएगा। मतलब आप यहाँ पर कोई भी दो वैल्यूज रखो, कोई भी दो वैल्यूज रखो यहाँ पर, ये हमेशा इसका मॉड 2 से कम ही होगा। इसका मतलब ये वाला भी सही है, मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। तो फाइनली ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है ना, इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा टफ है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी है। For any three non-empty sets A, B, C, what is the value of this particular set? कोई तो इसको देख के छोड़ के भाग जाएगा, कोई करेगा ही नहीं। ठीक है ना, हम कैसे करेंगे, आराम से देखो। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ना आप सबसे बेटर है वेन डायग्राम बना लो। चलिए वेन डायग्राम बनाते हैं। ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया, इसमें कुछ नंबरिंग कर देते हैं। तो आओ चलो, मैं इसको 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ, इसको 3 बोलता हूँ, बाहर वाले को 4 बोल देता हूँ। ठीक है, तो फिर अब मैं तुमसे पूछूं, ये ए यूनियन बी लिखा हुआ है, तो ए यूनियन बी, सॉरी इसमें थोड़ा ज्यादा लाइट हो गया, ये जो ए यूनियन बी लिखा हुआ है, ए यूनियन बी का पोर्शन कौन सा है, ये 1 2 3 है। तो मैं लिखता हूँ, चलो 1 2 3 लिखता हूँ, प्लस में लिखो या कॉमा लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए माइनस बी निकालना है। ए माइनस बी क्या होता है, ए में से ए एंड बी का कॉमन पार्ट हटा दो, मतलब ये वाला पोर्शन। फिर b माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब b में से a एंड b का ये कॉमन वाला पार्ट हटा दो, ये क्या देगा आपको, 2 देगा। a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b मतलब कॉमन वाला पार्ट 3 है। ठीक है, आओ सारे वैल्यूज को यहां डंप करते हैं। तो a यूनियन b जिसके अंदर 1 2 3 है, उसमें से हटाना है, उसमें से हटाना है क्या, इन तीनों का यूनियन, इन तीनों का यूनियन, मतलब 1 2 3 हटाना है। तो 1 2 3 में 1 2 3 हटा देंगे तो क्या मिलेगा, नल सेट मिलेगा। बस ये नल सेट है, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना आपको? आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, हम इसको शॉर्ट में करेंगे। अगर ए बी सी आर दी साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। 0 लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ट्राइंगल, समथिंग समथिंग लिखा हुआ है। ओके, तो करना क्या है, सबसे पहले दिक्कत क्या ना कि अगर ABC लिखा होता तो मैं आराम से इस डिटरमिनेंट को नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लेता, लेकिन यहाँ पर अभी एंगल भी इन्वॉल्वमेंट आ गया और हर जगह एंगल AA लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा ना, देखो ऑप्शन में कहीं कैपिटल ए के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो मैं यहाँ पर कैपिटल ए अपने मन से कुछ भी वैल्यू रख लेता हूँ। चलो मैं कैपिटल ए लेता हूँ 90 डिग्री, आप 0 लेना चाहो 0 भी ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अगर कैपिटल ए 90 डिग्री है मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान रखना, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमें पता है अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ए मेरा 90 है, चलो इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, तो ए के अपोजिट स्मॉल ए होगा, इसके अपोजिट स्मॉल बी होगा, इसके अपोजिट स्मॉल सी होगा। तो इसका मतलब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा इस केस में। जो मैं अपने तरफ से केस ले रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं, दूसरा वैल्यू भी ले सकते हैं। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर आएगा, यहाँ पर साइन का 90 विच इज 1, तो ये b रह जाएगा, साइन का 90 विच इज 1, तो यहाँ c, नेक्स्ट फिर b, फिर 1, cos 90 0, फिर यहाँ पर c, फिर cos 90 0 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसको एक्सपेंड करेंगे सीधा सीधा, तो दिस विल गिव मी ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी टाइम्स, दिस विल गिव मी b एंड प्लस c टाइम्स यहाँ पर आ जाएगा माइनस का c, ये आ रहा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। इसको लिख लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेकिन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, आंसर इज 0। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? अच्छा एक मिनट, ओके नेक्स्ट Question 56. If A, B, C are in EP, B, C, D are in GP, C, D, E are in HP, then which one of the following is correct? आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट है।
ओके, तो इसमें लिखा हुआ है ए सी एंड ई आर इन जीपी, 1/1/c 1/e आर इन जीपी एंड सो ऑन लिखा हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें लिखा होता है ना ये एपी में है, ये जीपी में है, ये एचपी में है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन चलो फिर हम करते हैं अपनी मर्जी से। ए बी सी आर इन एपी, तो पता है अगर ए बी सी अगर एपी में है तो बी इज इक्वल टू ए प्लस सी होल डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं। बी सी डी आर इन जीपी तो हम लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी। सी डी आर इन एच पी तो मतलब हम डी लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ सी ई डिवाइड बाई सी प्लस ई, है ना। पूछा जा रहा है क्या ए सी ई जीपी में होगा क्या, ये पूछा जा रहा है। तो करेंगे कैसे, ऐसा कर लेते हैं कि अच्छा ए सी ई के बारे में बोला जा रहा है तो मतलब मुझे बी डी नहीं चाहिए। ओके, एक काम करते हैं ना, ये जो मेरा सी स्क्वायर लिखा हुआ है बी डी, सी स्क्वायर को तो वैसे ही छोड़ दो, बी का वैल्यू लिख दो ए प्लस सी डिवाइड बाई 2 और डी का वैल्यू लिख दो 2ce डिवाइड बाई सी प्लस ई, है ना। तो उससे क्या होगा, ये 2 काट दो, एक सी भी यहाँ काट दो, तो दिस इज सी इज इक्वल टू ए प्लस सी इंटू ई डिवाइड बाई सी प्लस ई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सी स्क्वायर प्लस सी ई इज इक्वल टू ए ई प्लस सी कट गया, क्या आ गया, सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई, मतलब ए सी ई आर इन जीपी, ए सी इन आर जीपी। अगर ए सी आर इन जीपी तो इसका रेसिप्रोकल भी जीपी में होगा, तो ये वाला भी जीपी में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या है, बोथ 1 and 2 होगा। करेक्ट। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं। ओके, ये तो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन लॉग। तो करना क्या, देखो यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस 4 है ना, दोनों का बेस सेम बनाओ। तो लॉग 4 कर सकते हैं 2 का स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ लिख सकते हैं log ऑफ x माइनस 3 विद बेस 2। ये पावर कहाँ जाएगा, पावर जाएगा आगे, लेकिन इसका रेसिप्रोकल x माइनस 1 विद बेस 2 और यहाँ लिखेंगे log x माइनस 3 विद बेस 2। ओके, हाफ को क्या करना है, इसका पावर बना देना है, ये होगा log विद बेस 2 x माइनस 1 की पावर 1/2 मतलब रूट, और यहाँ हो जाएगा log x माइनस 3 विद बेस 2। log log हटा दो तो यहाँ रह जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ रहा है x माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, दोनों को इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो दैट विल गिव मी, शॉर्ट में कर रहा हूँ, ये आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 2 आ रही है और x का वैल्यू 5 आ रहा है। तो कितने सॉल्यूशंस होने चाहिए, 2 सॉल्यूशंस होने चाहिए। लेकिन रुक जाओ, लॉग के केस में जब भी x की वैल्यू पूछी जाती है ना, तो ये जो x का वैल्यू है हम ओरिजिनल इक्वेशन में डाल कर रखेंगे और हम देखेंगे कि लॉग के अंदर हर जगह पॉजिटिव ही आना चाहिए। पॉजिटिव नहीं आया तो उस वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अगर x की वैल्यू 2 को अगर यहां रखोगे तो 2 माइनस 3 आपको माइनस का 1 देगा जो कि नेगेटिव है, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन अगर 5 रखोगे तो 5 माइनस 3 2 होगा पॉजिटिव, 5 माइनस 1 होगा 4 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो चलेगा। तो इसका मतलब सिर्फ x इक्वल टू 5 सॉल्यूशन है, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ओनली 1 होंगे। क्लियर। तो बस बच्चे आज के लिए इतना काफी है, रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।